हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं उसमें हम सबसे पहले OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इनमें अल्कोहल्स की तरह हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डाइमर बनाता है। अब अगर वेपर फेज की बात करें तो उसमें OH ग्रुप फ्री रहता है, मींस ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं रहेगा। तो इसके लिए एब्जॉर्प्शन बैंड की फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी और बैंड शार्प भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। अब बात करते हैं कंडेंस्ड फेज की। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड या तो सॉलिड या प्योर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और जनरली इस फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इनके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखिए, इस बैंड की बात करें तो ये जनरली CH स्ट्रेचिंग बैंड के साथ ओवरलैप शो करता है और एक डिस्टिंक्टिव शोल्डर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। देखिए, ये हो जाएगा मेन बैंड और साथ में इस तरह से जो बैंड बनते हैं वो हो जाएंगे उसके शोल्डर्स और शोल्डर्स का रीजन ये रहेगा। अब यहाँ पर जो शोल्डर्स बन रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डाइमर फॉर्म की वजह से बन रहे हैं। इसी तरह से शोल्डर्स की बात करें तो ये ओवरटोन्स और कपलिंग की वजह से भी बनते हैं। यहाँ पर जो कपलिंग हो रही है वो OH बेंडिंग और CO स्ट्रेचिंग की वजह से हो रही है। अब बात करते हैं CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से जो बैंड बनते हैं वो ब्रॉड बनेंगे और उसकी इंटेंसिटी एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होगी। अब देखिए, CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से जो बैंड बनेगा उसकी पोजीशन फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। मोनोमरिक के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी, डाइमरिक के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मोनोमरिक से कम हो जाती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग CO बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। अब कॉन्जुगेशन के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। कॉन्जुगेशन की वजह से एब्जॉर्प्शन बैंड लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब -I ग्रुप की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि -I ग्रुप बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी को कम करेगा और अल्फा कार्बन पर हेलोजिनेशन की बात करें तो ये एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि हेलोजन क्या करता है, -I ग्रुप की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इन प्लेन OH बेंडिंग एंड CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो मोनोमेरिक के केस में जो OH बेंडिंग है उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये हो जाएगी और CO स्ट्रेचिंग के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये हो जाएगी। अब डाइमर की बात करें तो इसमें OH बेंडिंग के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। इसमें वीक इंटेंसिटी वाला बैंड बनेगा और CO स्ट्रेचिंग के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी और इसमें इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं आउट ऑफ प्लेन OH बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो इन वाइब्रेशंस के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। अब डिस्कस करते हैं बेंजोइक एसिड का IR स्पेक्ट्रम। यहाँ पर ये बैंड CC आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बैंड OH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बैंड CO स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये बैंड CH बेंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बैंड जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हो जाएंगे डिस्टिंक्टिव शोल्डर्स। अब इस बैंड की बात करें तो ये sp3 कार्बन
और हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो ब्रॉड बैंड है वो OH स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट लेते हैं एस्टर्स। तो देखिए एस्टर्स के जो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड हैं वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से अपीयर होते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में। तो देखिए अगर अनकॉन्जुगेटेड एस्टर्स की बात करें तो उनके जो एब्जॉर्प्शन बैंड हैं वो इस रेंज में अपीयर होंगे, और ये वैल्यू जो है वो कीटोन और एल्डिहाइड से ज्यादा होती है। अब देखिए ये वैल्यू ज्यादा क्यों होती है, तो एस्टर में ये ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, -I इफेक्ट शो करता है। इसकी वजह से इस कार्बोनाइल बॉन्ड का जो फोर्स कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, और फोर्स कांस्टेंट जब इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं एस्टर्स में इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन की। तो देखिए एस्टर का फॉर्मूला लिखें तो उसमें 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे को हम R' से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कॉन्जुगेशन सिंपल एल्काइल ग्रुप की तरफ होता है तो उसमें जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब रेजोनेंस होता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -I इफेक्ट कम हो जाएगा। और अगर कॉन्जुगेशन R' एल्काइल ग्रुप की तरफ होता है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में जब रेजोनेंस होता है तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -I इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, जो कि फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने दोनों पॉइंट डिस्कस किए हैं वो साइक्लिक एस्टर्स में भी इसी तरह से इफेक्ट शो करते हैं। अब अगर रिंग साइज की बात करें तो जैसे जैसे रिंग साइज डिक्रीज होती है वैसे वैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले बात करते हैं रिंग साइज की। तो देखिए जैसे ही रिंग साइज डिक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर ये रिंग स्ट्रैंड की वजह से होता है। अब अगर कॉन्जुगेशन की बात करें तो जैसे ही कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, जो हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया था। अब अगर ऑक्सीजन की तरफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से इस कंपाउंड के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस कंपाउंड के कंपैरिजन में कम हो रही है, क्योंकि कॉन्जुगेशन कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ हो रहा है, और अगर कॉन्जुगेशन ऑक्सीजन की तरफ होता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं CO स्ट्रेचिंग की। तो देखिए एल्काइल एल्केनॉइड्स के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड इस रीजन में अपीयर होगा, विनाइल एस्टर्स के लिए इस रीजन में, और एराइल एस्टर्स के केस में एब्जॉर्प्शन बैंड इस रीजन में अपीयर होगा। अब बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स की। तो देखिए एसिड एनहाइड्राइड्स 2 तरह के एब्जॉर्प्शन शो करता है। पहले डिस्कस करते हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये हो जाएगी, और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात करें तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ पर अल्फा बीटा डबल बॉन्ड या एराइल ग्रुप की वजह से जो कॉन्जुगेशन हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी को लोअर एंड की तरफ शिफ्ट कर देता है। इसी तरह से रिंग साइज की बात करें तो रिंग साइज जैसे जैसे स्मॉल होगी तो रिंग स्ट्रैंड की वजह से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में। तो देखिए इन वाइब्रेशंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैंड इस रीजन में अपीयर होता है। अब अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रैंड चेन एनहाइड्राइड्स की बात करें तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन बैंड इस रीजन में अपीयर होगा, और
साइक्लिक एनहाइड्राइड्स की बात करें तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। अब देखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का आईआर स्पेक्ट्रम। तो देखिए यहाँ पर जो बैंड बन रहे हैं वो एनहाइड्राइड ग्रुप स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बैंड CH बॉन्ड बेंडिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये एक ब्रॉड बैंड कार्बोनाइल ग्रुप में होने वाले स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बैंड sp3 कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है।